मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री के एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के लेक्चर थर्ड में ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। जब हम किसी ठोस वस्तु को गर्म करते हैं या उसको गर्म किया जाता है तो उसमें से ऊष्मा ऊर्जा जिस प्रक्रम से बाहर निकलती है उसे विकिरण कहते हैं। वस्तु से उत्सर्जित विकिरण जो है उनकी तरंगी प्रकृति होती है, अर्थात इन तरंग विकिरणों का तरंग के रूप में उत्सर्जन होता है, जो कि मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के समरूप होती है, उनकी आइडेंटिकल होती है। सन 1900 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रकाश की तरंग की प्रकृति भी तरंग प्रकृति होती है और इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो कई तरंगों के तरंग जिनकी की तरंग दैर्ध्य अलग अलग होती है उनसे बना हुआ होता है। जैसे कि हम इस स्पेक्ट्रम में देखें तो इसमें एक विजिबल रीजन होता है जिसका कि वेवलेंथ 4000 से 8000 के मध्य होता है। तो 4000 से कम वेवलेंथ वाला रीजन जो है वो यूवी रीजन और अधिक वाला जो है आईआर रीजन कहलाता है। और इसमें यूवी रीजन से अगर हम और कम वेवलेंथ की तरफ जाएं तो एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज, और 8000 से ऊपर आईआर रेज, फिर माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स और ऐसी लाइंस वेव्स होती हैं। यहाँ पर हम जब ऐसी लाइन वेव्स से रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, आईआर रीजन, विजिबल रीजन, यूवी रीजन, एक्स रेज, गामा रेज और कॉस्मिक रेज की तरफ बढ़ते हैं तो इन विकिरणों की ऊर्जा बढ़ती जाती है। और हम इसका उल्टा चले यानी कॉस्मिक रेज से यूवी रीजन और विजिबल रीजन, आईआर रीजन से ऐसी लाइंस की तरफ जाएं तो इन विकिरणों की तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ता है। तो इसी प्रकार से जब गर्म वस्तु से निकलने वाले विकिरणों की ऊर्जा जो कि एक स्पेक्ट्रम बनाती है और वो वस्तु के ताप पर निर्भर करता है, तो यहाँ पर भी प्रकाश तरंगों के समान वस्तु को जब हम कम ताप पर गर्म करते हैं तो उत्सर्जित विकिरण जो है वो अवरक्त क्षेत्र में होते हैं। जैसे जैसे यानी कि उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है स्पेक्ट्रम का क्षेत्र बढ़ता है और दृश्य विकिरण के क्षेत्र के विकिरण प्राप्त होते हैं। और अधिक ताप बढ़ाने पर और जो दृश्य क्षेत्र में विकिरण प्राप्त होते हैं उनकी वेवलेंथ अवरक्त क्षेत्र से प्राप्त विकिरणों से कम होती है। और भी अधिक ताप बढ़ाएं तो यूवी क्षेत्र के विकिरण प्राप्त होते हैं जो कि नीले रंग के होते हैं। तो इस प्रकार गर्म वस्तु से उत्सर्जित विकिरण अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंगों से बने होते हैं, जो कि एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता या ऊर्जा तथा स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य अलग अलग ताप पर अलग अलग होती है। विकिरणों के तरंग दैर्ध्य ताप से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इसे ल्यूमर और प्रिंगशिम ने 1897 में अध्ययन किया, जिसमें अलग अलग ताप पर अलग अलग तरंग दैर्ध्य प्राप्त होते हैं, जिसको कि इस चित्र द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर इस चित्र में जो विकिरण प्राप्त हुए हैं उनकी वेवलेंथ को और एनर्जी के बीच में एक ग्राफ की निश्चित ताप को स्थिर रखते हुए जो है प्राप्त विकिरणों के वेवलेंथ और ऊर्जा के मध्य ग्राफ खींचा गया है। तो यहाँ पर अलग अलग ताप के लिए अलग अलग स्पेक्ट्रम प्राप्त हुए, ये जिसमें कि हम देखते हैं कि T1 टेम्परेचर अधिकतम, फिर उससे कम T2, फिर उससे कम T3, फिर उससे कम T4, T5 के लिए ये वक्र प्राप्त हुए हैं। और
यहाँ पर अधिकतम तापमान T1 और न्यूनतम तापमान T5 है। तो यहाँ पर हम ये जो चित्र है विभिन्न ताप पर कृष्णिका से उत्सर्जित विकिरण यानी ऊर्जा स्पेक्ट्रम को बता रहा है। और जब इनका इन वक्र स्पेक्ट्रमों का अध्ययन किया गया तो उसके जो निष्कर्ष निकले या उनके जो करेक्टरिस्टिक्स थे वो इस प्रकार से हैं कि प्रत्येक वक्र में ऊर्जा के उच्चतम मान के लिए एक निश्चित तरंग दैर्ध्य होती है। ये और जो उच्चिष्ट है यानी मैक्सिमा है अधिक तापमान वाले वक्रों में अधिक स्पष्ट होते हैं, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता है उच्चिष्ट कम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाते हैं। और किसी भी ताप वक्र में और तरंग दैर्ध्य के मध्य क्षेत्रफल उस ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा की संपूर्ण मात्रा को बताता है। यह क्षेत्रफल ताप बढ़ाने के साथ बढ़ता जाता है और ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है, जो स्टीफन नियम की सत्यता को सिद्ध करता है। उदाहरण के लिए जब हम किसी धात्विक तार को गर्म करते हैं तो तापक्रम के वृद्धि के साथ साथ उसका रंग निम्न क्रम में बदलता है। वो सबसे पहले लाल, फिर पीला, फिर सफ़ेद दिखाई देता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसका रंग बदल रहा है। तो इस प्रयोग में निष्कर्ष निकलता है कि उत्सर्जित विकिरण समान तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के नहीं होते बल्कि सभी तरंग दैर्ध्य के होंगे, और इन विकिरणों को स्पेक्ट्रम में वितरण भी समान नहीं होता। तो जब किसी वस्तु पर या वस्तु की सतह से विकिरण टकराते हैं तो जो विकिरण ऊर्जा है उसका कुछ भाग परावर्तित, कुछ भाग अवशोषित और कुछ भाग जो है स्थानांतरित होता है, यानी कि उसमें से ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो किसी भी सतह पर पड़ने वाले विकिरणों का जो अंश अवशोषित होता है वो उसका अवशोषणांक कहलाता है, यानी कि अवशोषणांक या एब्जॉर्प्टिविटी उस सतह पर गिरने वाले प्रकाश का वह भाग है जो सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगर सभी विकिरणों को अवशोषित कर लिया जाए, यानी कि अवशोषणांक अगर 1 है तो वो वस्तु कृष्णिका कहलाती है, यानी कि ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले सभी विकिरणों को अवशोषित कर ले और गर्म करने पर सभी विकिरणों को उत्सर्जित कर दे तो वो कृष्णिका कहलाती है। तो यानी कि एक काल्पनिक सतह है जिसका अवशोषणांक 1 इकाई हो, अर्थात उन सभी विकिरणों को अवशोषित कर ले जो कि उस पर गिरते हैं। और ये अवशोषक ही नहीं उत्सर्जक भी है, यानी कि एक ऐसा काल्पनिक पिंड है जो समान रूप से विकिरणों के सभी तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित या उत्सर्जित करता है। तो इसको समझने के लिए एक पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसके विकिरण उत्सर्जित करने की क्षमता उसके विकिरण अवशोषित करने की क्षमता के समानुपाती होती है। तो इसको समझने तो इसे हम किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। तो यहाँ E प्रोपोर्शनल टू A है। यदि समतापी परिबद्ध में दो सतह साम्य में है और उनकी अवशोषकता और उत्सर्जकता A1 E1 और A2 E2 है, तो हम लिख सकते हैं E1/E2 बराबर A1/A2। तो किसी भी सतह की उत्सर्जन क्षमता तथा अवशोषण क्षमता इकाई हो तो वह सतह सभी विकिरणों को अवशोषित भी कर लेगी और गर्म करने पर उत्सर्जित भी करेगी, और इस प्रकार के पदार्थ को या सतह को ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी एक जो है कोई भी सतह ऐसी नहीं है जिसके लिए A और E का मान 1 इकाई हो, अर्थात आदर्श कृष्णिका प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन इसे बनाया जा सकता है जिसके लिए A और E का मान लगभग 1 हो। तो इसके लिए चित्र में हम देखते हैं कि एक खोखला गोला होता है जिसे अंदर से
पूरा काला कर दिया जाता है। और इसका अर्धव्यास अगर r है और इसमें एक गोलाकार सूक्ष्म छिद्र है जिसका कि अर्धव्यास जो है स्मॉल r से हम डिनोट कर सकते हैं, तो गोले के अर्धव्यास का लगभग 20वां भाग होना चाहिए, यानी r/r बराबर 20 होता है। तो यहाँ पर छिद्र के ठीक सामने एक उभरा हुआ भाग, शंकु के आकार का उभरा हुआ भाग होता है। जैसे ही इस दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि जैसे ही कोई विकिरण गोले के अंदर प्रवेश करता है तो ये काली की गई दीवारों पर अवशोषित हो जाता है। तो जो विकिरण छिद्र के ठीक सामने गिरते हैं तो उनका कुछ अंश परावर्तित होकर छिद्र से बाहर आ सकता है, यानी कि अगर ये बाहर आ जाते हैं विकिरण तो एक का मान एक नहीं रह पाएगा। और इस संभावना को कम करने के लिए ही छिद्र के ठीक सामने जो है शंकु बनाया गया है। और जब विकिरण जो है शंकु की पार्श्विक सतहों पर गिरते हैं तो वो आंशिक रूप से गोले में ही परावर्तित होकर अवशोषित कर लिए जाते हैं। केवल कुछ मात्र ही ऐसे विकिरण होते हैं जो सीधे शंकु के शीर्ष पर गिरे और उसका कुछ भाग परावर्तित होकर छिद्र के बाहर निकल पाए। और जब इस कृष्णिका को गर्म करते हैं तो लगभग सभी विकिरण पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाते हैं जो कि इसके द्वारा अवशोषित किए गए थे। तो इस प्रकार कृष्णिका जो है एक काल्पनिक पिंड है या काल्पनिक वस्तु है जिसके द्वारा हम उसकी अवशोषकता और उत्सर्जकता को एक बनाए रख सकते हैं, एक बनाया जा सकता है। तो ब्लैक लैंप वह पदार्थ है जो कि जैसे हम लालटेन को जलाते हैं तो कांच पर जो ब्लैक पदार्थ जम जाता है यानी कालिक जम जाती है, वो ब्लैक लैंप कहलाता है। जो ब्लैक लैंप जो है वो सबसे अच्छा अवशोषक है और सूर्य जो है सबसे अच्छा उत्सर्जक है। तो कृष्णिका विकिरण के अध्ययन से कई नियमों का प्रतिपादन हुआ, या इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।